जय हिंद दोस्तों। तो आज के हमारे जो जीएस का टॉपिक है वो है बजट 2022-23। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट हमारा पेश किया जाता है संसद में। और इस बार बजट वैसे 1 तारीख को ही आ गया था, लेकिन मैं चाहता तो 2 तारीख को ही इस बजट को आपके सामने ला सकता था, लेकिन मैंने इसको लेकर के और भी रिसर्च की है, अलग अलग स्रोतों से पढ़ा, जाना, समझा हर एक चीज़ों को कि कितना कारगर और कितना प्रैक्टिकल, कितना व्यवहारिक है हमारा ये बजट। उसके बाद मैंने सोचा कि अब इस पर वीडियो बनाऊं और आपके बीच में लाऊं। तो आज का जो हमारा है, इसमें हम टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इस बार बजट में हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या फायदे हो रहे हैं, कुल कितने खर्च की जा रही है, कितनी कमाई है। बजट में यही सब बातें की जाती है और आने वाली योजनाओं पर भी बात की जाती है। तो इस बार के बजट में आइए डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट शुरू करते हैं कि क्या क्या हम लोगों को मिल रहा है। सबसे पहले एमएसपी के माध्यम से सरकार ने कहा है कि एमएसपी के माध्यम से हम इस वर्ष कुल 2,37,000 करोड़ खर्च करेंगे गेहूं और चावल की खरीद फरोख्त में। मतलब गेहूं और चावल को खरीदने के लिए 2,37,00,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर 2.37 लाख यानी 2,37,000 करोड़ रुपए के आसपास में हम खर्च करेंगे गेहूं चावल को खरीदने के लिए एमएसपी के माध्यम से। दूसरा कहा है उन्होंने कि 2022-23 को बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा। उसके बाद चूंकि आपको भी पता है कि खाद्य तेल कितना महंगा हो गया है, तो इसके आयात को घटाने के लिए यानी इसके इंपोर्ट को घटाने के लिए कहा गया है कि इस बार हम घरेलू तिलहन में उत्पादन में काफी वृद्धि करेंगे। इसको लेकर भी इसमें बोला गया है। उसके बाद कहा गया कि कृषि में ड्रोन की व्यवस्था हम करेंगे और कीटनाशक छिड़कने के लिए, उसकी जो हमारी खेती है उसको हम देखने के लिए, उसकी पहरेदारी करने के लिए भी हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम करेंगे इस पर। उसके अलावा कहा गया है कि केन और बेतवा नदी जो है उसकी जोड़ने की परियोजना चल रही है। केन बेतवा जोड़ो परियोजना चल रहा है, जिसके लिए 44,605 करोड़ रुपए फंड अलॉट किया गया है। उसके अलावा जो ग्रामीण उद्यम हैं उनके स्टार्टअप के लिए नाबार्ड के द्वारा, आपको बहुत लोगों को पता होगा कि नाबार्ड क्या होता है, वैसे ये नाबार्ड जो है उसके माध्यम से जो ग्रामीण स्टार्टअप करने वाले हैं, जो छोटे उद्यमी लोग हैं, उनके लिए भी फंड मुहैया कराने की बात कही गई है। आगे हम किसी वीडियो में एक टॉपिक में हम बात करेंगे कि नाबार्ड क्या होता है, बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए अभी एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सुविधा दिया हुआ था, उसको मार्च 2023 के लिए एक्सटेंड किया गया है, उसको बढ़ाया गया है मार्च 2023 तक के लिए। कब के लिए? मार्च 2023 तक के लिए। उसके बाद कंपनी बंद होने की प्रक्रिया जो अभी तक चल रही थी, कि जैसे देखिए होता क्या है कि कंपनीज को आप जितना स्टार्ट करने के लिए टफ होता है, बंद करना भी उतना ही टफ। 2 साल के लिए एक टाइम पीरियड होता है, उस बीच में ही आप बंद कर सकते हैं। इससे हमारा ईज ऑफ डूइंग जो इंडेक्स है उसमें प्रॉब्लम हो रहा था कि बाहर की कंपनीज को हम चाहते हैं कि हमारे भारत में आकर के वो कंपनी खोले, लेकिन हमारे यहाँ आकर के वो कंपनीज नहीं खोलती क्योंकि हमारे यहाँ की प्रक्रिया काफ़ी टफ है। तो उसको आसान करने के लिए किया गया है कि ये 2 वर्ष की जो अवधि थी बंद करने के लिए, अब उसको घटा करके 6 महीने कर दिया गया है, ताकि कोई कंपनी जितनी आसानी से खोल सके, अगर बंद भी करना हो तो वो आसानी से बंद भी कर सकती है हमारे यहाँ। ठीक है। उसके अलावा जो और इस बजट में बात की गई है कि जो छोटे उद्यमी होते हैं वो बाहर से स्टील का स्क्रैप जो लाते हैं, मतलब स्टील का जो कचरा लाते हैं, उसके लिए कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसको भी एक्सटेंड कर दिया आगे कि आपको किसी तरह का कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देना है स्टील स्क्रैप पे, स्टील पे नहीं, स्टील स्क्रैप यानी स्टील के कचरे पे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कुल जो हमारा इस वर्ष का जो खर्च बताया गया है कि इस वर्ष जो हम खर्च करेंगे वो लगभग 39,45 करोड़ रुपए के आसपास हम खर्च करेंगे। यानी आप एक डेटा समझ सकते हैं कि 39.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। उसके बाद जो हमारा अनुमानित जो फिस्कल डेफिसिट है, अब ये फिस्कल डेफिसिट भी एक टफ वर्ड है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। ये एक राजकोषीय घाटा होता है। ये भी अपने आप में एक पूर्ण टॉपिक है जिसको लेकर के आगे मैं बात करूंगा, एक पूरा वीडियो बनाऊंगा इस पर कि क्या होता है फिस्कल डेफिसिट। देखिए आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ये होता है कि जैसे आपकी कमाई 1 रुपये है और आपका खर्च 2 रुपये है, तो 1 रुपये का घाटा हो गया कि 1 रुपये हमने कमाया और 2 रुपये हम खर्च कर रहे हैं। तो ये यही होता है हमारे देश में, जितनी हमारी कमाई होती है उससे अधिक हमारा खर्च होता है, तो वही फिजिकल डेफिसिट होता है। और मान लीजिए कि अगर हमारा कमाई ज़्यादा हो, जैसे अमेरिका है, चाइना है, कि उनका कमाई ज़्यादा है और खर्च कम है, तो उनका फिजिकल सरप्लस हो जाता है।
तो ये आम भाषा में हम समझाएंगे, और भी आसान भाषा में मैं समझाऊंगा पूरा, लेकिन अभी बता रहा हूं कि जो अनुमानित इस बार किया गया है वो 6.4% कहा गया है कि हमारे जीडीपी का, जो हमारा जीडीपी है, देखिए ये भी एक नया टॉपिक है जीडीपी। हम ये तमाम बातों पर डिस्कशन करेंगे, बस आप पूरे वीडियो को देखते रहिएगा, हर एक वीडियो को आप देखिएगा किशोर जी के ज्ञान पर, ताकि मैं हर एक टॉपिक को आसान भाषा में समझाऊं। अब ये जीडीपी है, उस जीडीपी के 6.4% के आसपास में खर्च होने की बात कही गई है, सॉरी फिस्कल डेफिसिट होने की बात कही गई है। उसके अलावा नए तकनीकों को भी इंट्रोड्यूस किया गया है और कहा गया है कि ब्लॉकचेन के माध्यम से डिजिटल रुपीस को भी हम इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा कहा गया जो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति हमारी होगी उस पर 30% का टैक्स लगेगा। अब ये वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल मतलब आभासी, वैसा संपत्ति जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, बिटकॉइन के बारे में जानते हैं। बिटकॉइन ऐसा संपत्ति हमारा होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारा संपत्ति है, तो उस पर 30%, मतलब आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली बिटकॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे जाकर के और भी संशोधन और भी नियम कानून बनाए जाएंगे और क्रिप्टो करेंसी भी जल्द ही हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। उसके अलावा रक्षा में अगर बात करें तो कहा गया है कि रक्षा में जो हमारी पूंजी है उसका 68% हम घरेलू यानी कि स्थानीय उद्योग पर खर्च करेंगे, और इससे भी हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। मतलब जो रक्षा का जो हमारा बजट है उसमें 68% के आसपास में हम घरेलू उद्योग पर खर्च करेंगे, उसमें पूंजी जो हमारा है। उसके अलावा 5G स्पेक्ट्रम है, 5G स्पेक्ट्रम का भी नीलामी इस वर्ष किया जाएगा। उसके बाद जो कही गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर का भी बहुत ज़्यादा हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर को भी बढ़ाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक सके और व्यवहारिक हो सके। उसके अलावा ऐसा एक और बातें कही गई हैं, मैंने ले लिया पॉइंट में, कि 5 वर्ष में 60 लाख लोगों को रोजगार दी जाएगी। स्थिति आप सबको पता है, समझदार आप सब लोग हैं, स्थितियां अभी हैं रोजगार को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति तो खैर नहीं है, लेकिन हमारे बजट में कहा गया है कि अगले 5 वर्ष में हम 60 लाख नौकरियां देंगे और देने की कोशिश करेंगे। तो ये सब बातें थी। देखिए बातें तो बहुत थी उसमें, लेकिन तमाम बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था मैंने उन बातों को वहाँ से उठाया और इस पॉइंट में नोट डाउन किया और वही आपको बताया, ताकि आसान भाषा में आप समझ सके। हो सकता है कि इस एक वीडियो में आपको समझ में ना आए, तो आप इस एक वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, हर एक बात कंठस्थ हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। आगे इसको लेकर के मैं और डिस्कशन करूंगा, आगे की वीडियोस में मैं बात करूंगा कि और क्या हो सकता है, ये जो हमारा बजट है इसके कितने फायदे हो सकते हैं आगे जा करके, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके नकारात्मक सकारात्मक हर एक पक्ष को बात करेंगे। मेंस में हमारा कैसे ये फायदा हो सकता है, और जो मैंने बातें बताई हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल होगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप हर एक टॉपिक को आसान भाषा में समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।